हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट बाय टी.एस. एलियट. So let's have a brief introduction of T.S. Eliot. He was English poet and critic और ये उनकी ऐसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. सो इस ऐसे में किस चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म की है उसको हम देखेंगे. सो बेसिकली इस ऐसे के 3 पार्ट्स है. पहले में वो कंसेप्ट देता है, कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन. ट्रेडिशन के ऊपर बात करता है. फिर थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी के बारे में बात करेगा कि पोइट्री किस तरह इम्पर्सनल होती है. फिर आखिर में कंक्लूजन देगा. सो लेट्स बिगिन कि कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन क्या है अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट. मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए. सो लेट्स बिगिन कि कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन में ये लिटरेरी ट्रेडिशन की बात करता है और ये बात करेगा रिलेशन बिटवीन पोइट और उसके ट्रेडिशन के बीच में कि पोइट के लिए ट्रेडिशन कितनी इम्पोर्टेंट है एंड क्यों किस तरह पोइट्स इंग्लिश पोइट्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ करेगा कि वो अपने लिटरेरी ट्रेडिशन से दूर हो गए, राइट, जिसकी वजह से उनके क्रिटिसिज्म में डिक्लाइन आ गई. जबकि दूसरे जो फ्रेंच की वो एग्जांपल देगा कि फ्रेंच राइटर्स या फ्रेंच पोइट्स ने अपने ट्रेडिशन को साथ में लाया, उसको फॉलो किया, जिसकी वजह से उनकी क्रिटिसिज्म अच्छी रही, वैलिड रही, राइट. सो ही एम्फसाइज ऑन हाउ टू इंक्लूड ट्रेडिशन इन योर वर्क. ट्रेडिशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करता है कि एवरी काइंड ऑफ लिटरेरी वर्क हो तो उसका रूट जो है ट्रेडिशन में मिलता है. सो राइटर्स को, पोइट्स को ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए एंड दे मस्ट गिव क्रेडिट टू द ट्रेडिशन. ठीक है, ट्रेडिशन को क्रेडिट दे दे, वो इंक्लूड करे ट्रेडिशन को अपने वर्क्स में. सो ट्रेडिशन का क्या मतलब है फॉर एलियट. So for Eliot, this tradition means historical timelessness. ठीक है, ट्रेडिशन से मुराद उसका मतलब है टाइमलेसनेस की. ट्रेडिशन, आपका जो ट्रेडिशन है वो टाइमलेसनेस है, हमेशा के लिए है. ठीक है, सो हमें ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए. सो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिसिज्म ऑन एलियट. हम देखेंगे कि क्लासिसिज्म का इन्फ्लुएंस है एलियट के ऊपर. And he said that the whole of the literature of the Europe is from Homer. ट्रेडिशन की बात करते हुए, क्लासिसिज्म की बात करते हुए वो कहते हैं कि होल ऑफ लिटरेचर ऑफ यूरोप जो है वो उसका ओरिजिन क्या है, होमर्स के वर्क है. सो क्लासिसिज्म को रिफ्लेक्ट करता है. एंड देन ही क्रिटिसाइज द मॉडर्न पोइट्स दैट दे डू नॉट गिव क्रेडिट टू देयर फॉर्मर, या ये ट्रेडिशनल जो पोइट्स हैं उनको क्रेडिट नहीं देते हैं अपने वर्क में. ठीक है, जबकि वो बेसिकली आइडिया तो ट्रेडिशन से ही लेते हैं. फिर नोवेल्टी की बात करता है, टू क्रिएट समथिंग नोवेल या न्यू. ठीक है, नोवेल कहते हैं न्यू. सो टू क्रिएट समथिंग नोवेल वी हैव टू लर्न फ्रॉम ट्रेडिशन. ट्रेडिशन से हम सीख के कुछ नया करते हैं. सो एवरी काइंड ऑफ नॉलेज हो या लिटरेरी वर्क हो, उसका ओरिजिन जो है ट्रेडिशन में होता है. So any artistic creation has its roots in tradition. उसके अलावा कहता है कि he believe that the past never reveals his true या personal emotions. ठीक है, ये दूसरे पार्ट में वो बात करता है कि किस तरह पोइट अपने पर्सनल इमोशंस को राइटिंग में रिवील नहीं करते. पोइट्री किस तरह पर्सनल नहीं होती या ये इम्पर्सनल होती है. So for him the poetry is escape from emotions and he believed that the poetry is impersonal. ये दूसरे हिस्से में बात करेगा. ठीक है, and he is also known as the leader of modernist movement. उसके अलावा he begins the essay by pointing out the word tradition. ठीक है, सो ट्रेडिशन का ये मतलब नहीं कि यू ब्लाइंडली फॉलो द पास्ट. ठीक है, ट्रेडिशन का ये मतलब हरगिज़ नहीं है. एंड ही सेड दैट वी शैल ऑफन फाइंड दैट नॉट ओनली द बेस्ट बट द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ हिज वर्क may be those in which the dead poet
his ancestor asserts their immortality most vigorously. फिर उसके बाद लिटरेरी ट्रेडिशन की बात करता है, हाउ इट कैन बी एक्वायर्ड, उसकी वैल्यू और सिग्निफिकेंस बता देता है कि ट्रेडिशन डज नॉट मीन कॉपिंग द वर्क ऑफ क्लासेस, जबकि वो कहता है कि ट्रेडिशन डज नॉट मीन टू blindly adhere to the ways of previous generation, जबकि उसको एनालाइज करके नॉवल्टी न्यू क्रिएट करना ट्रेडिशन से हेल्प लेके या आइडिया लेके, सो उसको ट्रू सेंस ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन कहेंगे. फिर हिस्टोरिकल सेंस की बात करता है, कह रहा है कि हिस्टोरिकल सेंस इट इन्वॉल्व्स अ परसेप्शन not only of the pastness of the past but also of its present. ट्रेडिशन को हम सिर्फ पास्ट के सेंस में न ले ले, बल्कि इसका इन्फ्लुएंस प्रेजेंट पर भी है और इनडायरेक्टली फ्यूचर पर भी है. सो कह रहा है कि द वन हु हैज़ हिस्टोरिकल सेंस दे फील दैट द होल ऑफ लिटरेचर ऑफ द यूरोप इज़ फ्रॉम होमर. होल ऑफ द लिटरेचर, यूरोप की लिटरेचर की ओरिजिन होमर के वर्क है. फिर हिस्टोरिकल सेंस की बात करता है, क्या है, इट इज़ द सेंस ऑफ टाइमलेसनेस है. ठीक है, हिस्टोरिकल सेंस क्या है, सेंस ऑफ टाइमलेसनेस. एंड इट इज़ द हिस्टोरिकल सेंस हमें क्या देता है, विच मेक्स अ राइटर को ट्रेडिशनल बना देता है. एंड फिर बेनिफिट्स बता देता है, बेनिफिट्स ऑफ सेंस ऑफ ट्रेडिशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है. पहला ये कि रिकॉग्निशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लिटरेचर की रिकॉग्निशन, और दूसरा ये कि क्रिटिकल जजमेंट पास करे कि विच ऑफ द राइटर्स ऑफ द पास्ट कंटिन्यू टू बी सिग्निफिकेंट इन प्रेजेंट, उसको एनालाइज करना कि कौन से पास्ट के राइटर सिग्निफिकेंट है प्रेजेंट टाइम में. और तीसरा ये बता देता है कि अ नॉलेज ऑफ दीज सिग्निफिकेंट राइटर्स की नॉलेज हमें क्या देती है, वी ऑब्टेन कि हमें सेंस मिलेगा, सेंस ऑफ ट्रेडिशन मिलेगा, वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस सिग्निफिकेंट राइटर्स इन द पास्ट या ट्रेडिशन, उनके एफर्ट से, उनके काम से. फिर ट्रेडिशन के वैल्यूज़ बता देता है कि ही पॉइंटेड आउट दैट नो राइटर हैज़ हिज वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस इन आइसोलेशन में किसी भी राइटर का वैल्यू नहीं होता, क्योंकि इसका लिंक होता है ट्रेडिशन के साथ. एंड राइटर रिप्रेजेंट हिज एरा, एंड ट्रेडिशन इज़ नॉट एनीथिंग फिक्स या स्टैटिक टाइप की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि इट कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, ग्रो होती है, एंड विद टाइम पैसेज के साथ चेंज होती रहती है. फंक्शन ऑफ ट्रेडिशन बता देता है कि the work of a poet in the present is to compare and contrast करे past के works को और उसके बेस पे जज करे, स्टैंडर्ड सेट करे. फिर वो बात करता है सेंस ऑफ ट्रेडिशन की, हमने बात की थी टाइमलेसनेस की, एंड अवेयरनेस ऑफ द पास्ट की वो बात करता है कि पोइट्स की क्या ड्यूटी है. पोइट की ये ड्यूटी है कि वो एक्वायर करे ट्रेडिशन को. क्रिटिक्स दे क्रिटिसाइज हिज थियोरी ऑफ ट्रेडिशन, क्रिटिक्स ने उसकी थियोरी को क्रिटिसाइज किया. वो ये कहते हैं कि इट इज़ अ रिडिकुलस अमाउंट ऑफ इरोडिशन. उसके बाद इलियट ही पॉइंटेड आउट दैट देयर हैव बीन अ ग्रेट पोइट्स हु वर नॉट लर्न. ठीक है, इस तरह की पोइट की वो एग्जांपल देता है कि जो कि वेल लर्न नहीं थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स भी नहीं थे, बट उन्होंने सेंस ऑफ ट्रेडिशन उनमें था, जैसा कि शेक्सपियर में, जो कि उनको प्रोमिनेंट राइटर बनाती है. फिर ऐसे के दूसरे हिस्से में वो थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी की बात करता है. ठीक है, यानी एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनल आइडियाज़. कह रहा है कि पोइट कभी भी ट्रूली अपने पर्सनल फीलिंग्स या इमोशंस को रिवील नहीं करता अपने राइटिंग में. पोइट्री इम्पर्सनल होती है. एंड द क्रिटिक्स मस्ट कंटिन्यूअसली सरेंडर हिमसेल्फ टू समथिंग विच इज़ मोर वैल्यूएबल देन हिमसेल्फ, एंड ही मस्ट अलाउ हिज पोएटिक सेंसिबिलिटी टू बी स्नैप्ड एंड मॉडिफाइड बाय द पास्ट. फिर उसके अलावा
पोइट्री ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, राइट। एंड यही पर्सनालिटी ऑफ द पोइट डजंट find expression in his poetry. It acts like a catalytic agent in the process of poetic composition. So this is all about his criticism in tradition and individual talent.